हेलो फ्रेंड्स, हमने आज कैपिटल बस्टिंग का आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने क्लासेस में ये सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैपिटल बस्टिंग एस्टिमेटेड ऑन कैश फ्लो जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्लासेस में और मेरी स्टडी मटेरियल में है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैश फ्लो पे बेस्ड। दूसरी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट, ये इस पे हमने डिस्कस किया हुआ है। आप स्टडी करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने आपको आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, ये इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन डिस्कस किया था। सम इश्यूज, कैपिटल बजटिंग ऑन सम इश्यूज, हम यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, अनइक्वल लाइफ डिस्कस किया था, कैपिटल रेसलिंग डिस्कस किया था, फिर इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हम रिस्क अनसर्टेनिटी डिस्कस किए थे। रिस्क अनसर्टेनिटी जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क मेजरमेंट टूल्स कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता है, रिस्क एडजस्ट डिस्काउंट रेट होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास में। आज हम जा रहे हैं, अभी मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ जो स्कैनर में जो क्वेश्चंस दी हुई है उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज स्कैनर में। तो आज हम स्कैनर वाला डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे स्कैनर का क्वेश्चन सब है, आपकी प्रोबेबिलिटी का स्कैनर की जो क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। ये सारे क्वेश्चंस है कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड 1 to 5 नंबर क्वेश्चन और 42 नंबर क्वेश्चन है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हम आपको एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनी इन हैंड टूडे इज वर्थ मोर देन मनी इन हैंड एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो ये क्या होगा, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, ये 0 पीरियड होता है, ये 5 ईयर होता है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपया है और 5 साल के बाद 100 रुपया है तो आज की पैसे की वैल्यू ज्यादा होगा, आज की पैसे की वैल्यू ज्यादा होगा। मनी प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर वैल्यू देन फ्यूचर वर्थ। टाइम वैल्यू मनी में आपको बताया था, तो स्टेटमेंट आपका क्या है, ये ट्रू है। दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है रेफर्स समथिंग, यहाँ पे डॉट डॉट है, रेफर टू द करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी। इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर कोई पैसा यहाँ पे 0 में आता है और यहाँ 5 साल के बाद अगर 100 रुपया आता है तो इसकी आज की वैल्यू इसको कौन सी वैल्यू कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू रेफर टू द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी, stream of cash flows is given specified, so this is the present value। present value क्या होता है, current worth होता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे refers to a value after a certain period of time at a given rate interest। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये पैसा आज है 0 पीरियड में और 5 साल के बाद, ये 0 पीरियड है 5 साल के बाद, इस पैसे को यहाँ नहीं कुछ साल समथिंग पीरियड के बाद पैसा निकाला जाता है, इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम एट गिवन एट द रेट ऑफ दिस, दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू। फिर क्या बोला है, इज द स्ट्रीम रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मेड रिसीव्ड इज स्पेसिफाइड। आप याद कीजिएगा, टाइम वैल्यू मनी में मैंने एन्युटी बताया था, जब एन्युटी बताया था उस समय आप नोट्स आप देखिएगा अपनी बुक में कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ईयर होता है 1 साल 2 साल 3 साल और सेम कैश की इनफ्लो आता है 20 200 200 200, तो अगर सेम कैश इनफ्लो फ्यूचर में आता हो या सेम कैश इनफ्लो आप रिसीव कर रहे हो फ्यूचर में, तो इसको क्या कहा जाता है, एन्युटी कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी एन्युटी। एन्युटी एक कैश की फ्लो है जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में और सेम पीरियड में आपको मिलता रहता है, दैट इज अ एन्युटी। वही बोला, एन्युटी इज अ स्ट्रीम और रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मेड और रिसीव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी एन्युटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इज द फंड विच इज क्रिएटेड फॉर a specified purpose for a way of the sequence of period of the,
दैट इज द थिंग। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई फंड हम जमा करते चले जाते हैं 0 पीरियड से लेके एक सर्टेन पीरियड तक, हमने यहाँ पे या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हमने जमा किया, 20 ईयर्स तक मैंने जमा किया, तो 20 ईयर्स के बाद वो पैसा क्या होगा, उस फंड्स को क्या कहते हैं? दैट इज अ सिंकिंग फंड, दैट इज अ सिंकिंग फंड। याद कीजिएगा, मैंने सिंकिंग फंड की जब क्लास लिया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, सिंकिंग फंड इज अ फंड्स क्रिएटेड बाय अ company to meet a huge expenditure in the future, to meet a huge expenditure in the future। तो ये आपका सिंकिंग फंड हो जाएगा। ये सिंकिंग फंड का ही कंसेप्ट कर रहा है कि हम कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, इसका पैसा कब मिल रहा है आपको? फ्यूचर में मिल रहा है, हर एक साल के एंड में जमा करते चले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 14 ये कैपिटल बजटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सबसे पहला क्वेश्चन तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है? difference between present total sum of present value of all cash future cash inflow and outflow। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको क्या किसे कहा जाता है? तो दिस इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड फ्यूचर कैश इनफ्लो, दिस इज सेड टू बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। is concerned with the allocation of the firm's sources of finance resources among the available opportunity। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो का रिप्रेजेंट करता है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन ऑफ देम। या कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग इज द कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ फर्म। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ फर्म सोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एमोंग द अवेलेबल। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? एक सोर्स ऑफ फंड्स होता है जो आपको क्या करता है, सोर्स ऑफ फंड्स को क्या करता है? एलोकेट करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, जिससे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बाद आपके पास आ जाता है Which of the following is not example of the capital expenditure? कौन सा एग्जाम्पल है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स हम परचेज करते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करके हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज अ कैपिटल, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। अब देखिएगा, नॉट, यहाँ पे नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग बोला है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये एग्जाम्पल है कैपिटल बजटिंग का। द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग एडिशन, एक्सपांशन, इंप्रूवमेंट एंड अल्टरनेटिव ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आपका फिक्स कैपिटल बजटिंग एग्जाम्पल हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ करंट लायबिलिटी, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये वाला करंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो पार्ट सी आंसर होगा। अब देखिए, नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज ड्यू टू देखिएगा वियर एंड टियर ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट। आपको याद होगा कि आपको रिप्लेसमेंट का मैंने कंसेप्ट समझाया था, ये अगर कोई ओल्ड इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, वो उसको क्या कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपांशन के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अलावा दूसरी कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए भी आपको क्या किसकी आवश्यकता होती है? कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता होती है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कोई हम 20,000 यूनिट हम बना रहे हैं, हम 30,000 यूनिट बनाना को चाहते हैं, दिस प्रोडक्टिविटी, इसके लिए कैपिटल बजटिंग का नीड है। तो नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या होता है? वियर एंड टियर ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट, एक्सपांशन के लिए भी कैपिटल बजटिंग का नीड होता है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए भी कैपिटल बजटिंग का नीड होता है। ऑल ऑफ अबव, ये पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैज इट्स इफेक्ट ओवर लॉन्ग टाइम स्पेन। Capital budgeting decision has its effect over a long time span and inevitable affect the company future cost structure। future cost structure, ठीक है बेटा, future cost structure। Capital budgeting decision has its effect over a long time span and inevitable affect the company's future cost structure and growth। अब देखिएगा, कैपिटल बजटिंग क्या है? लॉन्ग पीरियड के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है, बहुत लंबे पीरियड के लिए किया जाता है, और फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आता है। इट इज अ ट्रू, ये ट्रू हो गया। कैपिटल बजटिंग डिसीजन नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटले, स्मॉल अमाउंट नहीं होता है, ह्यूज अमाउंट कैपिटल बजटिंग में डिसीजन होता है, ये आपका फॉल्स हो गया।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज सराउंडेड बाय ग्रेट नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये आपका करेक्ट। अनसर्टेनिटी होता है कैपिटल बजटिंग में, रिस्क अनसर्टेनिटी हमने डिस्कस किया था। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज मेकिंग एन इजी एक्सरसाइज, कैपिटल ये आपकी मेकिंग एन इजी एक्सरसाइज। कैपिटल बजटिंग डिसीजन नीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटले, कैपिटल बजटिंग में कैपिटल आउटले होता है, इजी एक्सरसाइज ये आपका इजी होता ही नहीं है, ये वाला जो चीज है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इरिवर्सिबल, बहुत सारे केस होता है जो कि इरिवर्सिबल हो सकता है। यहाँ पे इजी एक्सरसाइज नहीं होता है, सी वाला पार्ट, वो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग एन इजी एक्सरसाइज, इजी नहीं है। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आपको चाहिए टोटल फंड्स कितना चाहिए, वो फंड्स कहाँ से रेज करेंगे, फिर वो फंड्स रेज करेंगे तो प्रोजेक्ट हम सारी आपकी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल बजटिंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इजी एक्सरसाइज नहीं होता, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। Which of the following is one of the type of capital budgeting decisions? एक्सेप्ट रिजेक्ट एक कैपिटल बजटिंग होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने आज बताया था आज की क्लास में। कैपिटल रेशनिंग भी कैपिटल बजटिंग होता है, ऑल ये वाला पार्ट हो जाएगा। आपको आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी इसका आंसर हो जाएगा सारे पार्ट। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये भी इंक्लूड करता है। डिसीजन मेकिंग ये भी इंक्लूड करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन को डिस्कस किया जाता है। तो ऑल ऑफ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ। अब पेबैक पीरियड पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, नॉन डिस्काउंटेड जिसमें टाइम वैल्यू मनी यूज नहीं किया जाता हो, जिसमें डिस्काउंटेड टाइम यूज किया जाता हो, वो क्या है आपका? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसमें डिस्काउंटेड है। IRR इसमें भी टाइम वैल्यू मनी का यूज करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें भी टाइम वैल्यू मनी का यूज करते हैं। पेबैक पीरियड जो है ये नॉन डिस्काउंटेड है, पेबैक पीरियड है नॉन डिस्काउंटेड है। आपको इसमें पेबैक पीरियड दो टाइप का होता है, एक तो डिस्काउंटेड एक नॉन डिस्काउंटेड। पेबैक पीरियड नॉन डिस्काउंटेड के केस में हम क्या करते हैं, पेबैक पीरियड नॉन डिस्काउंटेड के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो टाइप का देखो, तो डिस्काउंटेड वो टाइम वैल्यू मनी को यूज करता है, विदाउट डिस्काउंटेड जो है वो टाइम वैल्यू मनी को यूज नहीं करता है। अब टाइम वैल्यू को मनी को यूज नहीं करता है, इसलिए ये आपको डिस्काउंटेड नहीं होगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी पेबैक पीरियड पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पेबैक पीरियड किसे कहा जाता है? आपकी कंसेप्ट को मैंने समझाया था। पेबैक पीरियड इट इज अ टाइम पीरियड अंडर व्हिच इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड बैक, it is a time period under which initial investment recover back, that is a payback period. Techniques estimate the time required by the proper recovery, ये क्या होता है? ये कौन सा टेक्निक है जो प्रॉपर रिकवरी करता है? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड ये नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नहीं बतलाता है, टाइम नहीं बतलाता है, IRR नहीं बतलाता, ARR नहीं बतलाता है पेबैक पीरियड में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पेबैक पीरियड हो जाएगा। ARR का मैंने आज बताया था, ARR आज क्लास में बताया था, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मेथड डिजाइन टू कैलकुलेट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे इनकम सिर्फ ARR में मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, सिर्फ ARR में प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं, बाकी सारे में हम कैश इनफ्लो से डिस्कस करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम कैश इनफ्लो का यूज करते हैं, IRR में कैश इनफ्लो का यूज करते हैं, पेबैक पीरियड में कैश इनफ्लो का यूज करते हैं। उन्होंने क्या कहा? मेथड इज डिजाइनेड टू कंसीडर द रिलेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द बेसिस ऑफ द रैंकिंग देम। तो प्रॉफिटेबिलिटी को जो रैंक करते हैं वो किसके बेसिस पे? ARR के बेसिस पे, क्योंकि एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ARR मेथड। उसके बाद क्वेश्चन है 19, पेबैक पीरियड मेथड मे बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन व्हिच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, वेयर द सफर्स फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अगर किसी प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कैश की प्रॉब्लम है, तो कंपनी क्या कहता है
कि जल्दी जल्दी हमारे पास पैसा आ जाता है, इसमें पे बैक पीरियड अप्लाई करते हैं। हाई एक्सटर्नल फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक रेट से हमने पैसा मार्केट से उठाया हुआ है, तो वहाँ पे हमें पे बैक पीरियड होना जरूरी है, वहाँ पे हमारी पे बैक पीरियड होना जरूरी है। हाई एक्सटर्नल फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने वहाँ पे पे बैक पीरियड होना जरूरी है। फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग वेरी अनसर्टेन रिटर्न, अनसर्टेन रिटर्न वहाँ पे भी हमारी जल्दी जल्दी पैसा रिकवर करना चाहते हैं, तो ये सारी केसेस में हम पे बैक पीरियड को इवेलुएट करते हैं और पे बैक पीरियड को बीच में डिसीजन देते हैं। जहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे पैसा उठाया हाई रेट से उठाया जाता है, जहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी हो, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि एज सुन एज फास्ट हमारे पास पैसा रिकवर हो जाए, वहाँ सब जगह हम पे बैक पीरियड पे क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे 19 to 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है। एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो करेक्ट है। एआरआर में हमारे पास टाइम वैल्यू मनी होता ही नहीं है, एवरेज रिटर्न, एवरेज इनकम, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एआरआर में टाइम वैल्यू मनी होता ही नहीं है, एआरआर में टाइम वैल्यू मनी होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू अ सिचुएशन वेयर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका करेक्ट नहीं है। उन्होंने कहा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, इनिशियली हम इन्वेस्ट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे हमारे पास पैसा आते रहता है, तो इस पे हम प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। इन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाद में करते हैं, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हम बाद में नहीं, एक बार इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनली investment approaches can be applied to a situation where part of the investment is to be made after the beginning of the project, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, नॉट करेक्ट। एवरेज रिटर्न इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड नॉट ऑन द कैश फ्लोज, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल डेज, ये सिंपल भी है, इजी भी है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डिसएडवांटेज नेट प्रेजेंट, इनकम ऑफ द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंसीडर, ये वाला तो आपको कंसीडर किया जाता है। the income over the entire life of the project, net present value entire life of project की income को consider करते हैं। the method does not take into the account of time value money, time value money भी लिया जाता है। it is difficult to determine the firm's cost of capital and appropriate rate of discount, इन्होंने कहा कि हम किस रेट से डिस्काउंट करते हैं। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, ये आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते हैं एप्रोप्रिएट कौन सी रेट से डिस्काउंट करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है, यही उसका ड्रॉबैक है पे बैक पीरियड का। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करना बड़ी मुश्किल है कि हमें पैसा किस रेट से मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, रेफर टू द रेट which equate the present value of cash inflow and present value of cash outflow, तो आपका IRR एक रेट होता है जिसपे हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये मैंने डिस्कस किया था। और IRR पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसपे उन्होंने कहा रेफर टू द रेट व्हिच इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दोनों इक्वल होता है, तो ये IRR होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न व्हिच द नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इंक्लूड्स, देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या क्या इंक्लूड करता है, द मेथड टेक अकाउंट्स ऑन द टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू इंक्लूड करता है,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पैसा और कॉस्ट को कंपेयर करता है। दिस मेथड कंसीडर्स कैश बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द होल इकोनॉमिक लाइफ, ये भी ठीक है। दिस मेथड कंसीडर द सोफिस्टिकेटेड एंड द मोर रिलायबल टेक्निक्स ऑफ द, ये तीनों आपको IRR को कंपेयर करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव 3 आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स is define the rate of the present value of future cash benefit at the required rate of return and initial cash outflow। तो PI का फॉर्मूला ही वही होता है, present value of cash inflow divided by present value of cash outflow। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला वही बोला है, PI define the rate of present value of future cash inflow, present value of future cash inflow at the required rate, discount rate कोई ना कोई रेट, टू का मतलब डिवाइड इनिशियल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये क्या कौन सा मेथड है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये फॉर्मूला ही होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा 28, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जनरली कंसीडर टू बी सुपीरियर सिंस सुपीरियर नेट प्रेजेंट, मैंने बताया था कि मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाया था जब एक्सप्लेन किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू का, if there is any controversial decision between net present value and any other method, the net present value prevail over other method। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, all of the above हो जाएगा। It simple to compare internal rate of return, internal rate of return से compare करना इजी हो जाएगा। It does not suffer from the limitation of the multiple rate, ये multiple rate से suffer नहीं करता है। Reinvestment, this is the most important point, reinvestment assumption of net present value method is more realistic and internal rate of return than internal rate of return। उन्होंने क्या कहा, दी पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू से हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा आया उसको हम इन्वेस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे, जिस रेट से हमने मार्केट से पैसा उठाया उस रेट से। IRR का क्या एग्जम्पशन होता है कि अगर हमारे पास पैसा आता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो IRR के रेट पे री इन्वेस्ट करते हैं, जिस रेट से हम कमाते हैं उसी रेट पे दूसरे अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस रेट से मार्केट से पैसा उठाएंगे उस पे तो री इन्वेस्ट करेंगे ही, ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है। तो ये सारी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू का जनरली सुपीरियर, इसी सारे रीजन से क्या होता है, सुपीरियर होता है। सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अ फर्म विथ the constraint the attempt to the selection of combination of investments projects that will within the specified limit of investment to be made during the given period of the time, the same time provide greatest profitability। ये क्या है, कैपिटल रेशनिंग होता है। लिमिटेड फंड्स में आपको इन्वेस्ट करनी है तो कौन सा मेथड होगा, कैपिटल रेशनिंग होगा। लिमिटेड फंड में सेवरल प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट करनी है तो दैट इज अ कैपिटल रेशनिंग। अब 32 नंबर क्वेश्चन, refers to the outcomes given event which are too uncertain assign probability। अगर कोई आउटकम्स बहुत आपकी अनसियोरिटी है तो कौन सा आउटकम्स होता है, अनसर्टेनिटी, ये रिस्क वाला कोर है अनसर्टेनिटी। फिर बोला है refers to the set of unique outcomes for a given event which is assigned by the probability से assign होता है। तो आज ही मैंने बताया था क्लास में, हमने डिस्कस किया हुआ क्लास में कि अगर probability से assign है वो क्या होता है, रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर नॉट इनहेरेंट, ये फॉल्स होता है, ये दोनों सेम नहीं होता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी आर, ये अलग अलग नहीं होता है। नॉट ये इनहेरेंट इन कैपिटल बजट, मैंने आपको सेम नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों सेम है, ये फॉल्स हो गया। हायर वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन इज हायर रिस्क, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज्ड टू इन्वेस्टमेंट बजटिंग डिसीजंस टू कवर टाइम वैल्यू मनी को कवर करता है और रिस्क को भी कवर करता है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, जिसमें रिस्क को टाइम वैल्यू मनी के साथ एडजस्ट करते हैं और
डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कैसे करके निकालते हैं। तो इसलिए टाइम वैल्यू मनी को भी डिस्कस करता है, रिस्क को भी डिस्कस करता है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट को। हेल्प द असाइन द इंफॉर्मेशन टू हाउ द सेंसिटिव आर एस्टिमेटेड। मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिस्कस किया था कि हर एक कंपोनेंट्स कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो सेंसिटिव एनालिसिस को बतलाता है। सेंसिटिव एनालिसिस क्या है, हाउ all components of the decision making tools affect या sensitive with the net present value। तो ये sensitivity analysis रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बजटिंग मॉडल आर यूज्ड टू इवेल्युएट अ वाइड वैरायटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। ये आपका फॉल्स। कैपिटल वर्किंग कैपिटल बजटिंग नहीं करता, वर्किंग कैपिटल नहीं करता, ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करता है। फिर देखिए यहाँ पे द स्पेन ऑफ टाइम विच द इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड, टाइम के बारे में, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज द पेबैक पीरियड। विथ लिमिटेड फाइनेंस ए नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स ए हैंड। अगर लिमिटेड फाइनेंस है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपको सिलेक्शन करनी है, तो जिसमें सबसे मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा उसको सिलेक्शन करेंगे। ये तो हमेशा है। Which of the following techniques does not take into account the time value of money? Payback period, simple payback period time value of money को डिस्कस नहीं करता है। The current worth of the sum of the money to received in the future में, that is the present value। ये present value होता है, फ्यूचर की पैसे को आज निकालना, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द present value। तो इस तरह कुछ और भी आपके स्कैन के क्वेश्चंस है जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेज में। प्लीज 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 आप लोग जरूर इसको सारे को याद रखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।